Are you ready? हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है। CSIR नेट जेआरएफ फ्लाई साइंस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ। इस कोर्स की एक पार्ट है PYQ सीरीज जो कि फ्री है YouTube पर, इस चैनल पर। यहाँ हम लोग उसका पार्ट 1 करेंगे। ये जून 2023 में आए हुए शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं सेल बायोलॉजी के। देखिए, आई फ्लाई का तरीका है सेफ, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। चलिए इस सेफ तरीके के साथ अब शुरू करते हैं PYQ सीरीज का पार्ट 1। कहानी की शुरुआत करते हैं गार्बेज बॉक्स के साथ। हम जानते हैं कि भाई शहर में बहुत सारा गार्बेज प्रोड्यूस होता है। इसमें से कुछ गार्बेज को हम लोग रिसाइकिल भी कर लेते हैं कबाड़ियों की हेल्प से। हमारी सेल के अंदर तो सिस्टम ऐसा ही है ना, जहां लाइसोसोम्स बहुत सारी ऐसी चीजें जो काम की नहीं है, इन्हें दोबारा काम के बनाने लायक बनाते हैं। अब इसी कहानी को लेके क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1, आईडी है 703038, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एम्फिजोम। अब ये एम्फिजोम की कहानी थी, तो भाई लाइसोसोम्स की स्टोरी भी एक बार देखनी पड़ेगी हमें। दो पाथवे होती हैं, एक है एंडोसाइटिक पाथवे, जब सेल के बाहर से आई हुई चीज को लाइसोसोम्स डिग्रेड कराएंगे, और दूसरी है ऑटोफेगी पाथवे, जहां पे सेल के अंदर जो डेब्रीज हैं उनको डिग्रेड करने वाली पाथवे चलेगी। दोनों ही कहानी के अंदर लाइसोसोम बनने से पहले कुछ वेसिकल्स बनती हैं, जहां एक तरफ उसे हम एंडोसोम बोलते हैं तो दूसरे साइड में उसे हम लोग ऑटोफेगोसोम बोलते हैं। अब अगर ये दोनों दो डिफरेंट पाथवे की वेसिकल्स फ्यूज कर जाएं तो इसी को कहते हैं एम्फिजोम। एम्फी मतलब दो डिफरेंट नेचर वाला, और यही था इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1। इट इज एन इंटरमीडिएट हाइब्रिड ऑर्गेनल प्रोड्यूस्ड थ्रू द फ्यूजन ऑफ एंडोसोम्स विद ऑटोफेगोसोम विद इन द सेल्स। बाकी सारी जो फीचर्स हैं ये भी हम लोग लाइसोसोम वाले स्टोरी के अंदर पढ़ते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर देखी जाती हैं। अब इस कहानी को देख करके क्या याद आता है? टेंगल्ड वाली कहानी। भाई कहानी है रपुंजल की। ये एक डिज्नी कैरेक्टर है, एक फेरी टेल प्रिंसेस है, और इस प्रिंसेस की कहानी में 3 बातें खास थी: लंबे बाल, टावर और खिड़की। खिड़कियां हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कमरे के अंदर बैठ के बाहर से हवा आती है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखकर हम हाय हेलो भी कर सकते हैं। कई बार तो हम लोग विचारों और सामानों का आदान प्रदान भी करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी केवल हमारी लाइफ में है? क्या एनिमल सेल्स और प्लांट सेल ये काम नहीं करती होंगी? देखिए, प्लांट सेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जहां एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर सकती है। याद है नाम क्या था इसका? प्लाज्मोडेस्माटा। और ऐसे ही एनिमल सेल्स के अंदर भी खिड़कियां हैं एक दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे हम लोग गैप जंक्शंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, आईडी है 703034, ये इसी कहानी को लेके था। Which one of the following is the communicating junction linked adjacent cells in plants? अब यहाँ plants की बात कर रही थी, आसपास वाली सेल्स किस जंक्शन के द्वारा कम्युनिकेट करेंगी? Which permit small molecules to pass from cell to cell while blocking the passage of most large molecules. तो यहाँ एडहेरेंट जंक्शन है, गैप जंक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा और हेमिडेस्मोसोम्स है। तो आंसर तो मैं मिल ही गया, थर्ड। और वैसे भी यहाँ पे एक ऑड वन आउट यही है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं ये सब एनिमल सेल्स के लिए लागू होते हैं: एडहेरेंट जंक्शंस, गैप जंक्शंस और हेमिडेस्मोसोम्स। चलिए खिड़की से बाहर निकलते हैं और स्विच बोर्ड पे आते हैं। स्विच बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 25, एक ऐसे ही स्विच बोर्ड की स्टोरी है। हमारे घर में बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं। हम जब स्विच दबाते हैं तो कोई लाइट जलती है या फिर कोई टीवी ऑन होता है। इंडियन हमारे घर के बाहर डोरबेल भी लगी होती हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसी ही एक कहानी को लेकर के है जहां सेल के स्विच बोर्ड्स की स्टोरी है। देखिए, किसी भी सेल के सरफेस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो बाहर के सिग्नल को पढ़ करके अंदर मैसेज देते हैं, या कह दीजिए कि बाहर से आया हुआ सिग्नल इन स्विच को दबाता है और सेल के अंदर मैसेज जाता है कि भाई क्या रिस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 25 की स्टोरी ऐसे ही एक स्विच के साथ थी। अब इमेजिन कीजिए अगर डोरबेल के स्विच में हम तारों में छेड़छाड़ कर दें और यहाँ के तार जो डोरबेल के थे उसे हम बल्ब से ऐड कर दें, तो जब आप डोरबेल का बटन दबाओगे तो डोरबेल बजेगी या बल्ब जलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 की कहानी कुछ ऐसी ही है। आईडी है 703035। The extracellular domain of a cell surface receptor A was switched with the extracellular domain of another receptor B to create a chimeric receptor. अब कहानी को समझिए। देखिए, एक रिसेप्टर है A और ये इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिक डोमेन होता है वो लाइगेंड से बाइंड करने की एबिलिटी दिखाता है, जो A लाइगेंड से बाइंड करेगा, और ये अंदर सेल के रिस्पॉन्स देगा साइटोप्लाज्मिक डोमेन की हेल्प से, जो कि A का रिस्पॉन्स है।
ऐसा ही एक रिसेप्टर और भी है जिसके पास एबिलिटी है बी से बाइंड करने की और इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन बी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। अब इन्होंने एक हाइब्रिड तैयार कर दिया। हाइब्रिड इस तरह से तैयार किया है कि इसका जो बाहर वाला डोमेन है ये बी को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डोमेन ए वाला ही है, यानी कि सिग्नल वही होगा जो ए के थ्रू होता है। Assuming that there is no effect on the functionality of the domain in the chimeric receptor, मतलब हम ये मान रहे हैं कि इस chimeric receptor में जो functionality है वो maintained है। What is the most likely outcome in the presence of the ligand for receptor B? अब अगर ligand for receptor B available है, B environment में पड़ा हुआ है, तो इस chimeric में आप क्या देखोगे? Of course ये bind करेगा receptor के साथ में और pathway शुरू हो जाएगी, लेकिन pathway B वाली स्टार्ट होगी या A वाली? अब क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डोमेन ए वाला था तो वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा और ए वाले ही पाथवे स्टार्ट हो जाएगी। द लाइगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय द रिसेप्टर ए। तो जैसे कि रिसेप्टर ए ट्रिगर होता तो वही पाथवे मिलने वाली है बी के प्रेजेंस में। देखिए इस कहानी में हमेशा ये होता है कि लाइगेंड बाइंड करने से रिसेप्टर का एक्टिवेशन होना होता है। अब अगर रिसेप्टर को आप एक्टिवेट कर दो बिना लाइगेंड बनाए भी, तब भी पाथवे वही चलेगी जो चलनी चाहिए। कई सारे कैंसर्स के अंदर भी हम लोग ये कहानी देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिलीवरी की। कभी अमेज़न पे कुछ ऑर्डर किया है? कोई बॉक्स आता है आपके पास, तो क्या आपने उसे स्माइल दी और बॉक्स आपके हाथ में आ गया? नहीं साहब, बॉक्स के ऊपर एक लेबल लिखा होता है। उस लेबल के द्वारा पहचाना जाता है कि ये घर कहाँ है, फिर वो आपसे वेरीफाई करता है हाँ जी आप ही हैं, और तब जाकर के वो आपको आपका कार्गो डिलीवर करता है। सेल के अंदर भी बहुत तरह के ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट टाइप के डिलीवरी सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आईडी है 703028। ये है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इंपोर्ट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जब भी कभी कोई कार्गो आएगा तो एक इंपोर्टिन उसे लेकर के आएगा अंदर बाइंड करके। अंदर आने के बाद में रैन जीटीपी बाइंड करेगा इसके साथ में और आपका कार्गो डिलीवर हो जाएगा। जब तक रैन जीटीपी बाइंड नहीं करेगा कंफर्मेशन नहीं बदलेंगी और इंपोर्टिन और कार्गो प्रोटीन का इंटरेक्शन नहीं हटेगा। और ये तभी होगा जब कार्गो प्रोटीन के पास में एनालिस होगा, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस। तो ये कहानी ट्रांसपोर्टेशन के एक स्टेप पर है। अब ये स्टेप क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इंपोर्ट इन द न्यूक्लियस, which molecule is responsible for releasing the cargo from the importing receptor? तो importing receptor से कार्गो हटाने के लिए, छुड़वाने के लिए कौन जिम्मेदार है? रास, रो, रैन, रोक। तो भाई रैन जीटीपी की हम लोग बात कर चुके हैं कि ये है इस कहानी का हीरो। बाकी रास, रो ए और रोक ये भी डिफरेंट काइंड की सेलुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर आप इन्हें भी सीख जाओगे। देखिए जब भी कभी आप PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहां पर आपका ये भी काम है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को भी डिग आउट करना है जो कि आंसर नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि आईडी है 703026, which one of the following changes is energetically favorable and occur spontaneously in an aqueous solution? भाई एनर्जेटिकली फेवरेबल ये टर्म सुनते ही कुछ घंटियां बजती हैं क्या? स्पॉन्टेनियसली वाली कहानियां। मैं बात कर रहा हूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये क्या बोलता है? डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। तो जब भी कभी कोई ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनेंगे तो बिखरेंगे जरूर। अब आप कहोगे कि भाई लिपिड के मॉलिक्यूल ये ऑर्डर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये तो अगेंस्ट थर्मोडायनेमिक्स हो गया, लेकिन स्टोरी ये थोड़ी है। देखिए हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से लिपिड के मॉलिक्यूल असेंबल होते हैं, लेकिन इस कहानी में बात लिपिड के असेंबल होने की नहीं है, बात है वाटर के मॉलिक्यूल की जो उसके चारों तरफ होते हैं। जो मॉलिक्यूल पानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही लेते हैं, लेकिन जो पानी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो वाटर के मॉलिक्यूल उनके चारों तरफ वेल ऑर्गेनाइज्ड शेल क्रिएट करेंगे, जिससे हम लोग कई बार वाटर शेल भी कहते हैं। अब इस शेल के अंदर जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड होंगे ये उतना ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो पानी के मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हम डिसऑर्डर्ड हो जाएं, और डिसऑर्डर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन कमजोर करना पड़ेगा। हमने ये देखा है कि शीट्स बड़े आराम से वेसिकल बन जाती हैं और ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस हैं। पानी के अंदर जब भी कभी लिपिड के मॉलिक्यूल आएंगे
तो जितना बड़ा भी क्लस्टर होगा उतने ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ ऑर्गेनाइज्ड होंगे, मतलब थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। अगर एक अकेला लिपिड का मॉलिक्यूल है तो यहाँ जितने नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल हैं वो, और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो इनके चारों तरफ जो नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये इन दोनों में फर्क है। तो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जब वो अलग अलग थे, ठीक है, और कम ऑर्गेनाइज्ड वाटर के मॉलिक्यूल हैं जब वो इकट्ठे हैं। तो यही वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को डिसऑर्डर्ड करने के लिए पुश करते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स को, ताकि लिपिड के मॉलिक्यूल वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सके। तो क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड अकर स्पॉन्टेनियसली इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ बायलेयर फ्रॉम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। डिस्पर्जन ऑफ वन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू मैनी। अब अगर आप ऑयल की ड्रॉपलेट्स को बिखेरोगे पानी के अंदर तो क्या होगा, हर ड्रॉपलेट के चारों तरफ ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है। टियरिंग ऑफ लिपिड बायलेयर भी सेम इसी रीजन से, और कन्वर्जन ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल टू अ फ्लैट बायलेयर ये भी इसी रीजन की वजह से। ये कहानी के आंसर नहीं है। अब देखो ना, कहानी कर रहे थे हम लिपिड की बात, और असल में आंसर निकल के आता है पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोलते हैं। चलिए वापस चलते हैं डोरबेल के ऊपर। तो घंटी बजाते हैं हम लोग। जब हम लोग घंटी बजाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन, या फिर दरवाजा खुलता है, क्या बात है, और फिर कम्युनिकेशन होता है। हमारी सेल के सरफेस पर भी बहुत सारी ऐसी ही घंटियां लगी हुई हैं रिसेप्टर्स के रूप में, और ये बाहर के लाइगेंड या एनवायरनमेंट को सेंस करके सेल के अंदर मैसेज देती हैं। इन्हीं में से एक है कहानी प्रोटीन काइनेस सी की। इंडियड ये जीपीसीआर पाथवे में थी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर वाली कहानी में, और इसी को लेके क्वेश्चन नंबर 29 है, आईडी है 703080। देखिए जीपीसीआर एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद में एक पाथवे में ये प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है। लेकिन प्रोटीन काइनेस सी अकेला खुद एक्टिवेट नहीं हो सकता। एक तो उसे डायसाइल ग्लिसरॉल चाहिए, एक सेकेंडरी मैसेंजर है, और साथ में उसे कैल्शियम के आयन भी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। और बात इतनी भी होती तो चल जाता था, और भी बहुत कुछ चीजें यहां इस पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हैं। देखिए जितने भी ये प्रोटीन काइनेस सी होते हैं, इनके पास डैग के लिए और कैल्शियम के लिए बाइंडिंग डोमेन होते हैं, और इसके अलावा ये कुछ और लिपिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें पहचानते हैं। हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एसिमेट्रिक नेचर की है। आउटसाइड लेयर के ऊपर जैसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट बोलते हो, वहां लिपिड कंपोजिशन कुछ और है, और जो साइटोप्लाज्मिक लीफलेट है वहां कंपोजिशन कुछ और है। इंडियड प्रोटीन काइनेस सी भी इस चीज का फायदा उठाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइटोसोलिक सरफेस पर फॉस्फेटिडिल सीरीन ज्यादा पाए जाते हैं, और इनके सरफेस पर लगा हुआ नेगेटिव चार्ज भी इस प्रोटीन काइनेस सी के एक्टिविटी में रोल निभाता है। अब इस सारी कहानी को जोड़ लेते हैं। तो देखिए डायसाइल ग्लिसरॉल, कैल्शियम और फॉस्फेटिडिल सीरीन, इन तीनों का होना जरूरी है साइटोप्लाज्मिक साइट पर, ताकि प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट हो सके। अब यही था क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्नलिंग, द एंजाइम प्रोटीन काइनेस सी डिपेंड्स ऑन मल्टीपल मॉलिक्यूल्स फॉर इट्स कंप्लीट एक्टिवेशन। दिस एक्टिवेशन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर है फॉस्फेटिडिल सीरीन एट द इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक लीफलेट ही बोलते हैं। तो बोले ट्रू है फॉल्स है? ऑफ कोर्स ट्रू है। कैल्शियम ट्रू है। सी है फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन एट द इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉल्स हो गया हमारा। और डी है डायसाइल ग्लिसरॉल, जिसे आप डेक भी कहते हो, प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी ट्रू हो गया। तो हमारे पास ए, बी और डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ये है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है सभी करेक्ट चीजों का। चलिए घंटियां बहुत बजा ली, बचपन में लौट चलते हैं वापस। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे दिखाते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, फिर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग की ड्रेस भी दिखाई जाती है। फिर हम बड़े होते हैं तो हम नक्शे देखने शुरू करते हैं। नक्शों में दिखाते हैं कि ये वो जगह है जहां पर खाना पकता है, ये वो जगह है जहां लोग रहते हैं, जहां नाव चलती है। इंडीड हम हर कॉलोनी का भी नक्शा देखते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का देख लो, अपने कॉलेज का। अगर कॉलेज का नक्शा क्रिएट करोगे तो लाइब्रेरी कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है, और कैंटीन कहाँ है। कैंटीन तो खैर सबको पता होगा कि कहाँ होती है। इस तरह के लेबल हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सेल के अंदर जो हम देखते हैं डायग्राम्स, ये भी तो कुछ ऐसे नक्शे हैं जहां ये दिखाया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है और क्या चीज में क्या फंक्शन होता है। ऑफ कोर्स कैंटीन में खाएंगे पिएंगे गप्पे मारेंगे,
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 जिसकी क्वेश्चन आईडी है 703081, यहां कहा गया है कि मैच कीजिए यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स को जो कि कॉलम नंबर x में दिए गए हैं विद देयर टिपिकल फंक्शन फ्रॉम अमंग दोस लिस्टेड इन कॉलम y में फंक्शन है, x में ऑर्गेनल है और उनको मैच करना है। अब देखो ना यार, न्यूक्लियस के अंदर क्या काम होते हैं, राइबोसोम की असेंबली होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, एनिलीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हर एक ऑर्गेनल्स को हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो चलिए मैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस को ले लो। न्यूक्लियस में है राइबोसोम की असेंबली, मतलब बी का ए। अब कितने ऑप्शंस में बी का ए अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो यहीं कैंसिल आउट हो गए, केवल 2 और 4 बचे। अब ले लेते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी में होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब ए का 2। अब ए का 2 यहां अवेलेबल है और थर्ड वाले में तो नहीं है, तो भैया हमारे पास ऑप्शन तो यही मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। बाकी आप ये भी जानते हैं कि पेरोक्सिसोम्स वो जगह है जहां ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जहां पर लिपिड की सिंथेसिस होगी। अब यहां मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सारे नहीं बनते। फैटी एसिड के सिंथेसिस साइटोसोल में होती है, लेकिन जब आप लिपिड बोलते हो तो लिपिड का मतलब होता है फैटी एसिड प्लस अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मेम्ब्रेन के लिपिड्स, इनकी सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही होती है। तो लिपिड और फैटी एसिड के फर्क को ध्यान रखिएगा वरना कंफ्यूज कर जाओगे हमेशा। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 62 की। आईडी है 703082। सेल के अंदर ही साइटोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। 3 मेंबर है, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। In eukaryotes, microtubules and actin binding proteins influence the dynamic and organization of the cytoskeleton. Match the cytoskeletal binding protein listed in B to actin or microtubule mentioned in column A and to their function in column C. कॉलम A में दिए गए हैं मेंबर्स माइक्रोट्यूब्यूल या एक्टिन, B में दिए गए हैं कुछ प्रोटीन्स जो इनके साथ इन्वॉल्व हैं और C में दिए गए हैं फंक्शन, इनसे मैच करना है। देखिए अब यहां पर पहले तो एक गलती देख लेते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ कैटेनिन लिखा हुआ KATENIN, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये KATENIN होता है। अब हालांकि ये क्वेश्चन बाल की खाल निकालने वाला है, मतलब इतनी सारी बातें याद कौन रखता है यार। बट चलिए अगर आपको इतना भी याद है कि एक्टिन के साथ में कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ट्रोपोमोड्यूलिन और गैल्सोलिन, जब आप इसके डिटेल्स को पढ़ोगे तो यहां इनका जिक्र आएगा कि एक्टिन के साथ में ये 2 चीजें पाई जाती हैं। ट्रोपोमोडुलिन नेगेटिव एंड पे बाइंड करता है और उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही कैटेनिन नाम का प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करता है। एंड हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटीन देखे हैं, जैसे कि ये गैल्सोलिन है, ट्रोपोमायोसिन है, कैपिंग प्रोटीन्स हैं, कॉफुलिन है, ट्रोपोमोडुलिन, तो ये सब अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स अलग अलग फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये तो एक्टिन की बात थी। तो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड भी बहुत सारे प्रोटीन जैसे कि टो है, ये रहा कैटेनिन आपका, ये सब अवेलेबल है। अगर आपको केवल ये नाम भी याद है और इनके फंक्शन भी याद नहीं है, तब भी तो आपको ट्राई करना चाहिए ना। तो अगर आप केवल ये भी देख सको कि Y के लिए ट्रोपोमोडुलिन और गैल्सोलिन ये 2 प्रोटीन तो मैच करने ही वाले हैं, तो देखो Y का सेकंड इस ऑप्शन के अंदर है, तो Y के लिए 4th यहां अवेलेबल है और Y के लिए 4th और Y के लिए 2nd और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इसे भी देखो तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। बट अगेन या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जैसे एग्जामिनर का मूड खराब था, अपने घर के फ्रस्ट्रेशन पेपर पे निकाल गया। क्या पूरे एक्टिन प्रोटीन्स में माइक्रोट्यूब्यूल में बाल की खाल निकालनी जरूरी थी? क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी? एनीवे, अब एग्जामिनर है भाई, क्या कंप्लेन कर सकते हैं, जो न देना है देना है। जब हम लोग ये बातें करते हैं तो डायनिन और काइनिन मोटर प्रोटीन की भी कहानी को याद रखिएगा कि कौन प्लस एंड की तरफ जाता है और कौन नेगेटिव एंड की तरफ। चलो थक गए होगे, भंडारे में चलते हैं। जब हम भंडारे में खाना खाते हैं, नहीं खाना खिलाने की बात करते हैं आज, तो क्या होता है, एक जगह से हम बाल्टियां भर के लाते हैं सब्जियों की, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर बाल्टी खाली हो जाती है तो फिर दोबारा आते हैं भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 आईडी है 703091,
ये कहानी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी को लेकर के है। ये है साइक्लिंग ऑफ मोनोमरिक जी प्रोटीन जैसे कि रास between active and inactive state is aided by accessory proteins that bind to the G protein and regulate its activity. These accessory proteins include GTPase activating protein गैप जिसे हम बोलते हैं और guanine chloride exchange factor जी हम गैप भी बोलते हैं. The following conditions refer to different state of gap and JAF protein. अब होता क्या है इस कहानी के अंदर कि कोई भी जो जी प्रोटीन है उसे जी प्रोटीन हम बोलते क्यों है? क्योंकि वो जीटीपी के साथ एसोसिएट होकर के फंक्शन करता है. इसमें खुद के अंदर एक जीटीपीएस एक्टिविटी होती है. तो इसकी एक फॉर्म है, मान लीजिए जीडीपी के साथ जुड़ी हुई फॉर्म, और ये है इनएक्टिव फॉर्म. फिर इसका जीडीपी हट जाता है और जीडीपी को हटा करके उसकी जगह जीटीपी लगा देते हैं. और जब जीटीपी जुड़ गया तो ये एक्टिव हो गया और फिर वापस पीआई निकल करके हार्डलूस हो गया और वो जीडी बन गया. तो ये इसके एक्टिव और इनएक्टिव दो फॉर्म के बीच में शटलिंग होती रहती है. अपने आप नहीं कर सकता ये काम. अगर इसे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज करना, जीडीपी हटाना है और जीटीपी लगाना है तो उसके लिए चाहिए उसको जीईएफ. और अगर उसे हार्डलूस करना है तो उसके लिए चाहिए उसे जीएपी. मतलब ये तीन प्रोटीन की स्टोरी है. एक जो एक्सचेंज करता है न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव बनाने के लिए जी प्रोटीन को, और जब जीटीपी आ गया फंक्शन करेगा अपना, इसको एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फेट हटाना है तो उसके लिए एसिलेटिंग प्रोटीन है जीटीपीएस फंक्शन को दिखाने के लिए. तो जैप और जैफ. अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट कंडीशन इन स्टेट्स दैट माइट कॉज अ कांस्टेंट एक्टिवेटिंग सिग्नलिंग कास्केड. अब एक्टिवेटिंग फॉर्म कौन सी है? जीटीपी वाली, जब वो जीटीपी के साथ जुड़ा हुआ है. अब ये कंप्लीट एक्टिवेट रहे इसके लिए गैप को काम नहीं करना चाहिए और जैप हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. तो यानी कि जीईएफ परमानेंटली एक्टिव होना चाहिए और जीएपी परमानेंटली नॉन फंक्शनल होना चाहिए. ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 4. क्योंकि जब ये कंडीशन होगी तो हमेशा जी प्रोटीन जीटीपी बाउंड स्टेट में होगा एंड ये ऑलवेज एक्टिव होगा. देखिए हमारी सेल के अंदर बहुत जगह आपको जी प्रोटीन पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा. फिर चाहे वो सिग्नलिंग हो, चाहे सेल के साइटोस्केलेटन का मॉडिफिकेशन हो, या फिर वेसिकल फॉर्मेशन ही क्यों ना हो. यहां तक कि ट्रांसलेशन में भी आपको ये जी प्रोटीन बार बार देखने को मिलेंगे. हमने बात की थी ना फास्ट ट्रैक कोर्स की. iFly के साथ आने वाले एग्जाम को तैयार करने के लिए और अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक करने के लिए आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. यहां हम लोग दिसंबर 2023 को टारगेट करने वाले हैं. क्विक लेक्चर्स करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, मॉक एग्जाम होंगे, ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा, ऑर्गेनाइज शेड्यूल मिलेंगे. ये लेक्चर्स एनी टाइम एनी प्लेस तुम कभी भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे केवल. और ये 28 अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है. आप भी इस कोर्स को iFly के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 और ज्यादा वीडियो देखने के लिए iFly के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए. और अगर आप चैनल के अंदर जाएंगे तो वहां आपको काफी सारे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे. इन प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, CUT-PG के हैं, नेट शॉर्ट लेक्चर्स, काफी सारे लेक्चर डिटेल्स भी हैं, DBT JRF और ICMR जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत वीडियो देखने को मिलेंगे. चलिए फिर एंजॉय कीजिए. बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और आगे बढ़िए. जल्दी मिलते हैं. बाय बाय.